नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची। आज हमारे साथ कार्यक्रम में गेस्ट के रूप में मौजूद है भाजपा प्रवक्ता राजकुमार राठी जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके माध्यम से मुझे अनादि टीवी के दर्शकों से बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। जी, आपके जीवन में बहुत से आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे। हम सभी जानते हैं कि आप एक समाज सेवी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, लेकिन आपके जीवन में राजनीति की शुरुआत कैसे हुई और आपके अपने जीवन के परिचय के बारे में बताएं। देखिए प्राची जी, जब मैं छोटा था तभी से मन में एक मेरे था कि लोगों का अच्छा होना चाहिए और ईश्वर ने मानव का जीवन दिया है। आपको मालूम है कि हम लोग ऐसा मानते हैं सनातन में कि 84 योनि के बाद 84 लाख योनि के बाद आदमी का इंसान के रूप में जन्म होता है। तो इंसान को खुद के लिए नहीं जीना चाहिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, और जो समाज का अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उसके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। इस भावना से मैं पहले समाज सेवा से जुड़ा। मैसूरी समाज का प्रदेश संगठन मंत्री रहा और भी कई संस्थाओं से, लायंस क्लब का मैं रायपुर सोशल का अध्यक्ष रहा, कई समाज सेवी संस्था से जुड़ा। मुझे महसूस हुआ कि समाज सेवा के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा गरीबों का अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कहीं बोर की आवश्यकता है, कहीं बिजली के खंभे की आवश्यकता है, तो मैं अपने पैसे से या जो हम सोशल एक फंड क्रिएट करते हैं उससे कितनी जगह बोर करा पाऊँगा, कितनी जगह बिजली खंभे लगा पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ाव जरूरी है, क्योंकि सत्ता की चाबी जब आपके हाथ में होगी, जब आपके हाथ में पावर होगा, तो आप समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का ज़्यादा अच्छे तरीके से भला कर सकेंगे। और समाज के लिए एक, मैं समझता हूँ, एक मिसाल भी बनती है कि जब आदमी समाज सेवा के माध्यम से, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को आप देखेंगे, रायपुर दक्षिण से आज 8 बार विधायक रहे। और आपको ये भी बताऊंगा प्राची जी, उनके पास सिर्फ ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समस्या लेके जाते हैं या जनता समस्या लेके जाती है, कांग्रेस के लोग भी आते हैं, क्योंकि उनका सा स्वभाव है। वो ये नहीं देखते कि आया हुआ व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा है, भाजपा से जुड़ा है, आम जनता है। वो ये देखते हैं कि इसकी क्या समस्या है, उसका निराकरण कैसे हो। तो बृजमोहन अग्रवाल जी भी एक उदाहरण है। और मैं तो शुरू से जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखता था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में समाज सेवा को सर्वोपरि मानते थे, और एक नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्तित्व रहा है। मैं समझता हूँ कि अज्ञात शत्रु, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका कोई शत्रु नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा प्राची जी, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी को कोई शरीर में बीमारी आ गई थी, उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने विपक्ष का नेता होने के बावजूद सरकार का एक प्रतिनिधि बनाकर उनको वहाँ विदेश भेजा और उनका इलाज कराया। अटल जी कहते भी थे कि आज जीवन मेरा है तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की देन है। तो ऐसा व्यक्तित्व, जिस पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी, 6 अप्रैल 80 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले संस्थापक अध्यक्ष बने। तो ऐसे व्यक्तित्व को देखता था मैं, शुरू से अटल बिहारी वाजपेयी जी से काफ़ी प्रभावित था। और आपको बताना चाहूँगा, अटल जी की प्रतिमा भी मैंने ATM चौक, यहाँ पर अवंती बिहार में है, वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा मैंने लगाई। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ और नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। और कांग्रेस के शासन में लगाई, बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ कि सरकार कांग्रेस की है। नगर निगम में भी एजाज ढेबर जी महापौर थे और हैं अभी भी, तो काफ़ी विरोध हुआ कि कैसे राजकुमार राठी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगा रहा है, लेकिन मैंने लगाया। बहुत ज़्यादा विरोध होने के बाद भी लगाया। और आपको बताना चाहूँगा, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने और दूसरे दिन जब वो शपथ लेने गए तो रात को 2:30 बजे मुख्यमंत्री निवास से मुझे फ़ोन आया कि आपके ATM चौक में अटल जी की प्रतिमा दिख रही है और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि शपथ लेने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करें। और दूसरे दिन सवेरे 11 बजे उनका आगमन हुआ मुख्यमंत्री जी का। यहाँ उन्होंने अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया और यहाँ से सीधा वो साइंस कॉलेज शपथ लेने के लिए गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व जिस पार्टी का हिस्सा है, उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और ये मेरे लिए सम्मान की बात है, जिस पार्टी से 18 करोड़ लोग सक्रिय सदस्य हैं। और जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है प्राची जी, आप जैसा नाम सुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले भारत, फिर जनता, फिर पार्टी, तीसरे नंबर पर पार्टी है। और ये जो पार्टी है राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत है और एकात्म मानववाद, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुँचे, उस पार्टी का सदस्य होना मैं गर्व की बात मानता हूँ। क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है प्राची जी। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, आपका व्यापार सुरक्षित नहीं है। राष्ट्र है तो व्यापार है, राष्ट्र है तो समाज है, राष्ट्र है तो परिवार है। अगर राष्ट्र नहीं है तो ना आपका परिवार सुरक्षित है, ना आपका व्यापार सुरक्षित है, ना आपका समाज सुरक्षित है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये विचारधारा है कि सबसे पहले राष्ट्र,
और उसके बाद समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुँचे, मैं इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बना हूँ। जी, क्योंकि आपने राजनीति की बात की और पार्टी की बात की, तो पार्टी और राजनीति से जुड़ा ही आपसे एक सवाल करना चाहूंगे। हाल ही में उपचुनाव हुआ है जिसमें मात्र 50% मतदान ही हुआ है, किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है? देखिए प्राची जी, मैं समझता हूँ जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है और जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी के बारे में छत्तीसगढ़ की जनता जानती कि बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत सहज व्यक्ति हैं। मैं तो उनको पहले भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी के, उस व्यक्ति को कभी गुस्सा करते नहीं देखा कि वो किसी पर नाराज हुए हैं। ऐसा व्यक्ति, और इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन चल रहा है और जिन जिन वादे को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करें 3100 रुपये में, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का 2 साल का बोनस बकाये की बात करें, उसको उन्होंने जो है लगातार 2 से 3 महीने में भुगतान कर दिया। इसकी 21 क्विंटल धान की खरीदी, और सबसे बड़े जो योजना है महतारी वंदन योजना, प्राची जी, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो लाया था उसमें वादा किया था इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सभी महतारी को 1000 रुपये जो है प्रति माह के हिसाब से साल का 12,000 रुपये एक महतारी वंदन योजना के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। वो काम भी विष्णुदेव साय जी ने 2 से 3 महीने में शुरू किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भले लोगों को तनख्वाह 1 तारीख को नहीं मिलती है, लेकिन विष्णुदेव साय जी का पूरा प्रयास होता है कि 1 तारीख को सभी हमारी 70 लाख महतारी जो छत्तीसगढ़ में हैं उनके खाते में वो क्लिक करते हैं और सबके खाते में 1 तारीख को पैसा पहुंच जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है प्राची जी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने जिन 36 वादे को लेकर इस प्रदेश में सरकार बनाया, क्या उसमें शराबबंदी की बात करूँ, क्या बेरोजगारी भत्ते की बात करूँ, क्या पेंशन की बात करूँ, ना तो भूपेश बघेल जी ने शराबबंदी किया। शराबबंदी तो नहीं हुई प्राची जी, उल्टा 2000 करोड़ का घोटाला शराब में करने का काम किया। उस समय 10% शराब जो है वैध बिकती थी और 90% शराब अवैध बिकती थी। अब अवैध जो शराब बिकती थी उसका राजस्व का नुकसान जो है सरकार को होता था। जो पैसा हमारे विकास में, छत्तीसगढ़ के विकास में लगना था, वो पैसा कुछ लोगों की जेब में जा रहा था। और आपको मालूम है सौम्या चौरसिया जी कोयला घोटाले को लेकर, रानू साहू जी जो कलेक्टर थी उसको लेकर, और बहुत सारे लोग अभी जेल में हैं, अभी बहुत सारे लोग जेल जाएंगे क्योंकि 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस प्रकार से जनादेश कांग्रेस को दिया था, 71 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई थी। लेकिन वही कांग्रेस जब दोबारा 2023 में चुनाव हुआ तो 71 से आधे 35 सीट पर सिमट गई। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको मौका दिया था कांग्रेस को, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा बेस है। लेकिन वो जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने काम किया, मैं समझता हूँ कांग्रेस का जनाधार लगातार खसकता जा रहा है। जो कांग्रेस 71 पर थी 2023 के चुनाव में 35 सीट पर आ गई है और सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाने की दायित्व जो छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है ये उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं, लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। बलौदा बाजार घटना की मैं बात करता हूँ प्राची जी, वहाँ पर देवेंद्र यादव जी उपस्थित थे। आपको मालूम है सरकारी गाड़ी में आग लगाई गई, हमारे विधायक मोतीलाल साहू जी की भी गाड़ी थी उसको भी आग लगाई गई, जनता को गाड़ी को आग लगाई। तो कांग्रेस जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की जो नीति पर चलती है, जनता को भड़काना, दंगा करवाना, अराजकता की स्थिति निर्मित कराना, और आपको जानकारी भी है कि दिवाली में भी देवेंद्र यादव जी जेल में है, न्यायिक रिमांड पर हैं। उसी प्रकार से मैं बलरामपुर घटना की बात करता हूँ तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जो व्यक्ति शामिल था वही अपराधी पाया गया जिस प्रकार से पुलिस वाले की बिटिया की और बीबी की हत्या हुई, और बाद में जो कांग्रेस का पदाधिकारी मिला है, आरोपी पाया गया है। आप देखेंगे जितनी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं सब में कहीं ना कहीं जड़ में कांग्रेस है। और बिरनपुर की घटना आपको याद होगी जब इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, ईश्वर साहू जी हमारे जो तत्कालीन अभी विधायक हैं साजा से, उनके बेटे की किस प्रकार से निर्मल हत्या हुई। कवर्धा की घटना आपको याद होगी, एक दुर्गेश नाम का व्यक्ति भगवा लहराता है, कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग उस भगवा को उतार के पाँव की तरह रोकते हैं, और दुर्गेश जब उसका विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके कपड़े को फाड़ते हैं। वो जब थाने जाता है तो पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखने के बजाय जो लोग उसको मारते हैं, जो प्रताड़ित करते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं। और जब विजय शर्मा जी इसका विरोध करते हैं, जो अभी तत्कालीन हमारे गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ सरकार में, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करके उनको जेल भेजा जाता है। तो कांग्रेस किस प्रकार से सरकार चला रही थी। उस समय यूपी में चुनाव था, प्राची जी बताना चाहूँगा, हमारे भूपेश बघेल जी जब कवर्धा चल रहा था, दोनों पक्ष को शांत करने के बजाय फायर ब्रिगेड लेकर अमेठी जाते थे और पूरा छत्तीसगढ़ से ही फंडिंग जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में हुई। और वहाँ क्या स्थिति रही मुझे बताने की जरूरत नहीं। भूपेश बघेल जी ऐसा 2 दिखाते थे, 2 ही सीट आई है कांग्रेस। लगातार कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में खत्म होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण है कि जनता इस बात को समझ गई है कि कांग्रेस का कमिटमेंट पक्का नहीं होता, ये जिन वादों को लेकर सरकार बनाते हैं वो वादा पूरा नहीं होता, और इनको विपक्षी भूमिका दो तो उसका भी ये सकारात्मक ढंग से निर्वाह नहीं करते। तो मैं समझता हूँ इस देश में कांग्रेस जो है समाप्ति की ओर है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनका एक परिवारवाद का एक नेतृत्व है, आपको मालूम है प्राची जी कि नरेंद्र मोदी जी
एक चाय वाले व्यक्ति, चाय बेचने वाले व्यक्ति से देश के प्रधानमंत्री बने। एक लोकतांत्रिक पार्टी में ये ऐसा संभव है जिस पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं, उस पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना, उस पार्टी का लोकतांत्रिक तरीके से संचालन करना, और एक चाय वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना अगर किसी देश में किसी पार्टी में हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमने आदिवासी समाज को भी देख लीजिए, आप विष्णु देसाई जी आदिवासी समाज से हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, सहज है, बहुत उनका मैं समझता हूँ बातचीत करने लहजा ऐसा लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री हैं। आम जनता से इतने सहज ढंग से मिलते हैं, मैंने उनको आज तक देखा नहीं किसी पर गुस्सा किए, किसी पर नाराज हुए। तो ऐसा सरल स्वभाव के व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आपको मालूम है कि हमारे विधानसभा की 90 सीट है, उसमें जो 29 सीट जो है जो है इनके लिए आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने मौका दिया है और छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। इसी प्रकार से जो उड़ीसा की हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको राष्ट्रपति पद से नवाजा है। आज तक आपने देखा होगा कांग्रेस इससे साल तक केंद्र में सत्ता रही, किसी आदिवासी व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने हम राष्ट्रपति नहीं बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस काम को कर रही है। आज देश के आदिवासी महिला हमारे देश की प्रथम महिला है, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। और आदिवासी समाज समझ रहा है कि उनका हित कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सुरक्षित है। जी, आप एक समाज सेवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और धर्म और समाज के प्रति आपकी बहुत योगदान रहा है। कैसे इन चीज़ों को आप मैनेज करते हैं और क्या कुछ चुनौतियां आपको सामने देखने को? देखिए प्राची जी, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। हमारे पिताजी के हम लोग 11 भाई बहन थे और एक छोटी सी नौकरी थी। मैं अर्थ टू डाउन वाला व्यक्ति हूँ। बहुत मैंने देखा है कि जीवन में गरीबी क्या होती है और गरीबी को दर्द को मैं समझता हूँ। हमारे पिताजी शुरू से धर्म कर्म के काम में लगातार रहते थे। भले ही उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो सोचते थे कि मैं गाय को रोटी खिलाना है या कुत्ते को जलेबी खिलाना है या किसी भी प्रकार का जो है। हमारे रामदेव बाबा को हमारे पिताजी बहुत मानते थे, तो उनके मंदिर की स्थापना रेलवे स्टेशन में सर्वधर्म हनुमान मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कुली लोगों ने इनको छोटे रूप में हनुमान जी को स्थापित किया था। उसके बाद हमारे बाबूजी और बड़े भैया ने मिलकर एक विशाल रूप दिया है। आज मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर जो है रेलवे स्टेशन में सर्वधर्म हनुमान मंदिर है। सभी धर्म के देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। तो ये कोई राजकुमार राठी या राठी परिवार नहीं कर रहा है, ये ईश्वर की मर्जी है। और ईश्वर उसको जिसको मौका देता है, प्राची जी हम मानते हैं सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसा धर्म का काम करने का अवसर मिला है। कहीं ना कहीं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी हम लोगों ने यहाँ पर ATM चौक में स्थापित किया। और मुख्यमंत्री जी के आने के बाद नगर निगम ने संज्ञान में लिया। पहले नगर निगम वहाँ कोई व्यवस्था नहीं करता था, उल्टा उसको हटाने की प्लानिंग कांग्रेस शासन में चल रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी शपथ लेने के पहले यहाँ पर आए, नगर निगम अलर्ट हुआ, सारी व्यवस्था किया और उसके बाद नगर निगम के ने गजट में प्रकाशन भी करवा दिया कि ATM चौक को अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। यहाँ के युवा जो प्रेरणा लेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का कैसा जीवन था, किस प्रकार से सादगी से एक व्यक्ति रहा। उनके भाई लोग जो थे आपको मालूम है, कोई बाबू था, किसी में था, परिवार के किसी व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी ने लाभ नहीं दिया। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ मैं समझता हूँ साल में 10 दिन जाके प्रधानमंत्री आवास में रहती थी। किसी भाई को वहाँ पर उन्होंने अनुमति नहीं दी, परिवार में किसी बहू को अनुमति नहीं दी। मैं समझता हूँ एक व्यक्ति अगर जी रहा है तो देश के लिए जी रहा है। 18 से 19 घंटा एक व्यक्ति काम करता है, वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सर, धर्म के प्रति भी आपका बहुत योगदान रहा है, कई मंदिरों का निर्माण भी आपने करवाया है। कैसे आपकी ये सोच बनी कि मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए? देखिए प्राची जी, वहाँ पर मूर्ति कहीं और जा रही थी, हनुमान जी की मूर्ति को कहीं ले जाया जा रहा था। लेकिन जब वहाँ पर पीपल के चबूतरे में हनुमान जी की मूर्ति को रखे रेलवे स्टेशन में, तो पता नहीं उनकी क्या इच्छा हुई, जो लोग लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसको यहीं स्थापित कर देते हैं। और वहाँ पर उस समय कुली होते थे, आजकल तो कुली बहुत कम हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि शायद हनुमान जी की इच्छा है, ये मूर्ति कहीं और के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ पर चबूतरे में रखने का जब रखा गया पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उनका भी मन हुआ जो लेके जा रहे थे कि नहीं रायपुर में ही, राजधानी में, उस समय तो राजधानी नहीं बना था, हम मध्य प्रदेश में आते थे। उन्होंने मूर्ति को स्थापित कर दिया। मूर्ति के ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई छज्जा नहीं था, कोई गुम्बज नहीं था। हमारे पिताजी की जानकारी में आया जब लक्ष्मीनारायण राठी जी के, तो उन्होंने कहा कि भगवान को इस प्रकार से रखना उचित नहीं है। हम लोग घर में रहते हैं तो घर बनाते हैं, छत होती है हमारे सर पर प्राची जी, जिससे हम लोग धूप से, पानी से, बारिश से बचते हैं। तो हनुमान जी को इस प्रकार से हम पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित किए हैं। अच्छी बात है, हनुमान जी की स्थापना हुई, लेकिन छत का निर्माण होना चाहिए। तो कुलियों के सहयोग से, और जो रिक्शा चलते थे, अभी तो रिक्शा भी कम हो गए, अब तो ऑटो का दौर आ गया, ई रिक्शा चल रहा है। तो रिक्शे वालों के सहयोग से, कुलियों के सहयोग से बाबूजी ने छोटे से मंदिर का निर्माण किया। बाद में हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है, कोई 2 बार 3 बार आके दर्शन करता है
और बताना चाहूँगा प्राची जी, वो जो मंदिर है वो दक्षिण मुखी है। हनुमान जी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं और आपको जानकारी है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी जो होते हैं वो मनोकामना को पूरी करते हैं। धीरे धीरे उस मंदिर के बारे में ख्याति फैली कि यहाँ पर दर्शन करने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है, तो काफ़ी लोग आने लगे। तो हम लोगों ने उस पर जो है जीर्णोद्धार कराया, ऊपर से और निर्माण चालू कर दिया। नीचे तो जगह लिमिट थी, क्योंकि रेलवे चाहता था कि हनुमान जी का मंदिर वहाँ बंद रहे। उन्होंने कोर्ट में भी लगाया कि रेलवे स्टेशन में ये लोग मंदिर के माध्यम से कब्जा कर रहे हैं। और मैं मंदिर समिति का अध्यक्ष था, तो मेरे को मजिस्ट्रेट साहब ने बुलवाया नोटिस देकर। मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये कंटेम ऑफ कोर्ट का मामला है। आपको जब बताया गया कि मंदिर का निर्माण नहीं करना है, उनका ये था कि नीचे धरातल पर जो है उसको मंदिर को आगे नहीं बढ़ाना है। उन्होंने एक सीमा तय करती थी कि इतने फीट में मंदिर है। हम लोगों ने कहा, मजिस्ट्रेट साहब से मैंने कहा, भाई साहब आप निरीक्षण करवा लीजिए, नीचे तो 1 इंच भी निर्माण नहीं हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है। तो आकाश में तो कहीं आपने ऐसा प्रतिबंधित नहीं किया था कि ऊपर लेके नहीं जाना था। मुझे लगा कि शायद वो भी मजिस्ट्रेट साहब जो थे वो भी हनुमान भक्त थे। उन्होंने कहा राजकुमार राठी ठीक कह रहा है, मंदिर का निर्माण तो ऊपर की तरफ हो रहा है, नीचे जो हमने सीमा तय की थी डिसीजन में, निर्णय में जो लिखा था उसमें 1 इंच भी उन्होंने बढ़ाया नहीं है। तो ये कंटेम ऑफ कोर्ट का मामला नहीं। इस प्रकार से रेलवे की उन्होंने जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। तो मैं समझता हूँ हनुमान जी की इच्छा है। रेलवे प्रशासन बहुत बार प्रयास किया उस मंदिर को तोड़ने का। हमारे उस समय विधायक थे अपना राजेश मुड़त जी, मंत्री भी थे, और पूरे रेलवे की बटालियन पूरी फोर्स आ गई थी। प्राची जी, बिलासपुर से पूरी फोर्स आ गई थी, पूरे रेलवे स्टेशन को चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन नियम है कि जब तक स्थानीय पुलिस आपके साथ नहीं रहेगी आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो मुड़त जी ने एसपी साहब को फ़ोन किया कि आप स्थानीय पुलिस नहीं देना, वो जो मंदिर है लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, अगर मंदिर को कुछ हुआ तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना सभी जो है मंदिर के समर्थन में वहाँ आ गए थे। 10 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ हो गई थी, तो स्थिति अप्रिय हो जाएगी। उन्होंने मना किया। और ये राजेश मुड़त जी का मैं समझ रहे मंदिर पे एक वो है, उनका एक बहुत बड़ा उपहार है। उन्होंने एसपी साहब को मना करके स्थानीय पुलिस नहीं दी और वो मंदिर उस दिन बच गया, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाता। बाद में रेलवे को भी समझ में आ गया, डीआरएम साहब आए, उन्होंने मंदिर में दर्शन किया तो उनको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ। तो उन्होंने बाद में हम लोगों को बुलाया, मंदिर कमेटी के लोगों को, और मुझसे कहा राठी जी ये शायद हनुमान जी की इच्छा है कि यहाँ पर बैठें। तो हम रेलवे वहाँ पर जो है वहाँ पर एक गार्डन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो गार्डन की प्लानिंग में ही मंदिर को शामिल कर लेते हैं। उस प्रकार से मैं समझता हूँ गार्डन की प्लानिंग में जो है मंदिर शामिल हो गया। अब रेलवे किसी प्रकार का विरोध नहीं करता। हम लोगों ने 9 जो है अपना अक्टूबर 2009 से वहाँ पर हर शनिवार भंडारा चालू किया था। वो भंडारा का क्रम लगातार जारी रहा। और मैं बताना चाहूँगा प्राची जी, कोई हम लोग अपने घर से नहीं करते, लोग खुद कोई आलू छोड़ के जाता है, कोई चावल छोड़ के जाता है, कोई सब्जी छोड़ के जाता है। लोगों की आस्था उस मंदिर के प्रति है। अब वो भंडारा अविरत जारी रहा। जब कोरोना काल आया तब प्रशासन ने हम लोगों से निवेदन किया कि भैया देखो, इस प्रकार से आप भंडारा कराएंगे तो जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, एक जगह गैदरिंग होगी, तो प्रशासन के आग्रह पर हम लोगों ने साल 1.5 साल उसको भंडारे को बंद किया था। फिर जब कोरोना समाप्त हुआ तो वो भंडारा हमारा कंटिन्यू चल रहा है। आज भी शनिवार है, आप शाम को आएंगे तो 4-5 हज़ार लोग वहाँ पर आपको प्रसादी ग्रहण करते मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड रेलवे स्टेशन में मिलता है प्राची जी। क्योंकि वहाँ पे ठेले वाला भी है, रिक्शे वाला भी है, ऑटो भी है, कुली भी है, और जो आपको मालूम है जिनका कोई घर नहीं होता वो लोग जाकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में सोते हैं अपना चादर आदर की व्यवस्था करके। तो ऐसे लोग को मिला के मैं समझता 4-5 हज़ार लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की इच्छा है और हमारे माध्यम से इतना बड़ा धर्म का काम हो रहा है। आपको जानकारी है प्राची जी, अगर मेरे पास 1 करोड़ भी होगा और भूख लगी है तो आदमी अनाज खाएगा तो ही पेट भरता है। तो लोगों के पेट में जब अनाज जाता है, मैं बताना चाहूँगा प्राची जी, जब हम लोग जाके वहाँ पर भंडारा लोगों को बांटते हैं तो मैं रात को जब घर आता हूँ तो खाना मैं बाकी दिन तो 2 रोटी खाता हूँ, उस दिन खाना ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया है। तो लोगों के अंदर पेट में आने जाने से ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर गया। तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा है और इतना बड़ा काम आज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये रायपुर की उपलब्धि है, रेलवे स्टेशन हनुमान मंदिर की उपलब्धि है, और हनुमान जी का आशीर्वाद हम लोगों पर है। ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। जी, आपने तत्पर होकर लोगों की हमेशा से सेवा की है। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाला है, क्या लगता है पार्टी आपको मौका देगी, और अगर नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का कुछ मन है? नहीं प्राची जी, मैं तो निर्दलीय का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हूँ। मैंने पार्टी के लोगों को और अपने परिवार के लोगों को बता दिया है, जब भी मैं अंतिम सांस लूँगा और मेरा जब अंतिम संस्कार होगा, मेरी डेड बॉडी को घर से ले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे से लपेट देना। तो निर्दलीय कोई विषय नहीं है। पार्टी अगर मौका देगी, लोगों से जिस प्रकार से मेरा जुड़ाव है पूरे क्षेत्र की जनता से, लोग लगातार कहते हैं कि राठी जी इस बार आपको पार्षद बनना है, तो ये लोगों की भावना है। मैं नहीं समझता मेरे भाग्य में होगा तो मैं पार्षद बनूंगा। पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, अभी तो लॉटरी नहीं हुई है, वार्ड समान होगा नहीं होगा। लेकिन मैं
अपने हिसाब से जो है लोगों की सेवा करते रहता हूँ। अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ था, हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे, तो एक महिला के घर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जारी थी। उसने मेरे से कहा, राजकुमार भैया जब आप पार्षद बनोगे तो ये हाई टेंशन लाइन में जो है कवर लगवा देना, इंसुलिन लगवा देना। मैं बोला, माता राम क्या मालूम मैं पार्षद बनूंगा नहीं बनूंगा, वार्ड सामान होगा नहीं होगा। मैंने यही प्रशांत जी है हमारे क्षेत्र के, उनको फ़ोन किया कि आप टीम भेजिए। उन्होंने टीम भेजी, मैंने 2 इंसुलिन के पाइप खरीद के दे दिया और उसकी समस्या का निराकरण हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई राजकुमार राठी पार्षद बनेगा तो ही काम होगा, हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जोन कमिश्नर को मालूम है कि राजकुमार राठी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इस बात को जानते हैं। मैं सांसद जी का प्रतिनिधि भी हूँ। प्राची जी, बताना चाहूँगा आपको, मैं DKS मेकाहारा में 9 विधानसभा से आए हुए लोगों का इलाज कराता हूँ। रायपुर ग्रामीण के जो हमारे विधायक हैं मोतीलाल साहू जी ने मुझे अपना DKS मेकाहारा का प्रतिनिधि बनाया है। तो 9 विधानसभा से जो लोग, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा है, वहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। तो 9 विधानसभा के जो लोग आते हैं, मैंने पूरा सब जगह जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी है। सांसद सुनील सोनी जी ने मुझे अवसर दिया था, अभी बृजमोहन जी अग्रवाल जी से ही बात हुई है, वो भी लेटर जारी करने वाले, चुनाव के कारण रुका हुआ था और लेटर जारी होगा जब होगा। अभी 9 विधानसभा से जो लोग आते हैं, क्या मेकाहारा आएँ या DKS अस्पताल आएँ, मैं उनको डॉक्टरों के माध्यम से लाइनअप करके एकदम बेहतर इलाज उपलब्ध कराता हूँ। मैं फ़ोन से लाइनअप करता हूँ, मैसेज के माध्यम से लाइनअप करता हूँ, उनसे फिर बात करता हूँ कि मैंने मैसेज किया था, डॉक्टर साहब बराबर इलाज कर रहे हैं कि नहीं, तो लोग संतुष्ट होकर जाते हैं। और किसी की तकलीफ में अगर मैं अपन खड़े होते हैं मैडम, तो मैं समझता हूँ कि आदमी का आधा तो दुख वैसे दूर हो जाता है जब कोई किसी पेशेंट से अच्छे ढंग से बात कर लेता है, ये कह देता है कि आपका इलाज अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लो, आदमी की आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो ये प्रयास मैं करता हूँ कि 9 विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आएँ उनका अच्छा इलाज हो जाए। रायपुर ग्रामीण की जनता का भी इलाज कराता हूँ मैं। और मेरी कमजोरी बताना चाहूँगा मैडम, मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता। किसी की आंख में आंसू हो तो मुझे लगता है कि ये मेरी आंख में आंसू है। मैं प्रयास करता हूँ उसका दुख तकलीफ दर्द जो है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो उस दर्द को दूर करूँ। तो शायद ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर ने मुझे ये क्षमता दी है कि मैं लोगों का अच्छा करने का प्रयास करता हूँ और ऊपर वाले के माध्यम से लोगों का अच्छा हो भी जाता है। नहीं तो 9 विधानसभा से लोगों का आना और DKS में और मेकाहारा में भर्ती होना, उसके बाद मेरे को फ़ोन करना कि भैया आपने बोला था बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। जी, जैसे कि आपने बताया आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहा है और आपने लोगों के हक के लिए काफी मजबूती से बात रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच आपने अपनी कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां भी महसूस की होंगी, उसके बारे में बताएं। मैं आपको पहले बताया प्राची जी, किसी के आंख में आंसू मुझसे देखा नहीं जाता। और उसके बाद मैंने कई बार प्रयास किया तो मुझे थोड़ा सा सुनना भी पड़ा कि तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। बोला नहीं भाई, सामने वाला परेशान है, दुखी है, उसकी आंख में आंसू है और मैं अगर कोशिश करता हूँ उसका अच्छा हो जाता है। मैं किसी को दुख में, तकलीफ में, कष्ट में नहीं देख सकता। शायद ये ऊपर वाले की मर्जी है कि ऊपर वाला मेरे को ऐसा सेंसिटिव हृदय दिया है। मैं इस बात की चिंता नहीं करता। जब मैं आपको अटल चौक के बारे में बता रहा था, अटल जी की जब मैं प्रतिमा लगाने लगा तो मेरे को जोन कमिश्नर और वहाँ से भी फ़ोन आया कि राठी जी आप यार प्रतिमा लगा रहे हैं, सबसे पहले आपके घर को नापेंगे, आपका नक्शा पास है कि नहीं, आपने जो निर्माण किया और नियम से बोला आप मेरे घर को तोड़ दो, चिंता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता अगर यहाँ पर अवंती बिहार में उनकी प्रतिमा स्थापित होगी कि यहाँ के युवाओं को संदेश जाएगा। जी, जिस तरीके से आपने राजनीति की बात की, यदि कोई व्यक्ति किसी नेता को चुनता है, राजनेता को चुनता है, तो क्या कुछ उसमें गुण होने चाहिए, आपको क्या लगता है? प्राची जी, नेतृत्व का से एक व्यक्ति विशेष से उस गुण है जिसके द्वारा वो अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। और सबसे पहले त्याग की भावना होना चाहिए। उसमें यह होना चाहिए कि मैं अगर राजनीति में आया हूँ तो मैं सेवा की भावना से आया हूँ। सबसे पहले सेवा है, राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है। ये अगर दिमाग में है तो ही आदमी राजनीति में चल पाएगा। अगर कोई सोचेगा कि मैं पावर हासिल करके प्रॉपर्टी बना लूँगा या अपने घर को भर लूँगा, तो वो आदमी राजनीति में सफल नहीं होता। आप देखें कि आज टाटा बिरला देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बने। अगर आदमी पैसे से प्रधानमंत्री बनता तो देश का प्रधानमंत्री टाटा जी होते, बिरला जी होते, और भी कई उद्योगपति हैं, अंबानी होता, अडानी होता। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने समाज की चिंता की, देश की चिंता की। और मैं आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहला शब्द भारतीय, राष्ट्र, फिर समाज, फिर पार्टी है। तीसरे नंबर पर हम पार्टी को मानते हैं। हमारे लिए सबसे पहले देश है। जी, तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे भाजपा प्रवक्ता राजकुमार राठी जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से समाज और धर्म के प्रति इन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात रखी और जनसेवा की। आगे फिर मिलेंगे, फिर नए कार्यक्रम के साथ, फिर किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।